चलिए आज हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। चलिए बात करते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ऑल्सो नोन एज CAPM। देखिए, एज पर दिस मॉडल the basic formula to calculate cost of equity और expected return। बच्चों ये बात आप जानते हैं कि एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाए या एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि जो इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। सो एज पर CAPM द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। यानी कि किसी सिक्योरिटी के एक्सपेक्टेड रिटर्न में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो बेसिक रिटर्न होता है विच इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड द सेकंड फैक्टर इज रिस्क प्रीमियम, क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्क होगी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी उतना ही एक्सपेक्टेड होता है। ऑन दिस प्रेमाइस द फॉर्मूला ऑफ KE इज दिस, KE is equal to RF plus बीटा इंटू RM माइनस RF। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ, क्या है फॉर्मूला? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। चलिए एक एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज RF? इट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे जीरो रिस्क है। और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको ये इसी नाम से लिख के दिया जाए, वो कहेगा नेशनलाइज बैंक की FD पे हमें 6% का रिटर्न मिलता है। हम समझ जाएंगे नेशनलाइज बैंक की FD है, इसका मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। वो कहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे अगर आपको 6% रिटर्न मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, RF, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द फॉर्मूला। उसके बाद है RM, यानी रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। और बच्चों इसका सीधा मतलब होता है एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, शेयर मार्केट का ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना है। I'll डिस्कसिंग अबाउट दिस, अभी देखते हैं। उसके बाद ये जो मैंने B लिखा है, इट इज बीटा। क्या है ये? बीटा है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क और रिस्कीनेस और सेंसिटिविटी of a company's security with respect to market as a whole। पूरे के पूरे शेयर मार्केट की तुलना में इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जो रिस्कीनेस होती है उसे सिस्टमेटिक रिस्क, सेंसिटिविटी या बीटा कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बीटा हमें किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिस्कीनेस बताता है एज कंपेयर टू मार्केट, कि आप मार्केट की तुलना में ज्यादा रिस्की हैं या फिर कम रिस्की हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक एलिमेंट हो गया। फाइन। अब उसके बाद जो आपको अगली टर्म समझनी है, चलो वो बाद में समझते हैं अपन। तो हमने अभी तीन टर्म्स डिस्कस की हैं। RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM, दैट इज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, एंड बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट एज अ होल। अब चलिए इस फॉर्मूले को समझने के लिए आप ये कंसेप्ट पकड़िए। मानिए कि किसी इन्वेस्टर का पैसा अभी किसी बैंक की FD में है। एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा अभी बैंक में FD किया हुआ है, इसलिए उसकी रिस्क जीरो है, क्योंकि FD में कोई रिस्क नहीं होती, और रिस्क कम है तो उसका रिटर्न भी कम है, से 10%। यानी नेशनलाइज बैंक में उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो बच्चों इस 10% को क्या कहेंगे? RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब अभी वो इन्वेस्टर ने क्या किया, अपनी FD को ब्रेक किया, और ब्रेक करके वो पैसा कहां पे लेके आते हैं? इंडिया के शेयर मार्केट में लेके आते हैं। तो इन्वेस्टर अपनी FD को ब्रेक करके पैसा इंडिया के शेयर मार्केट में लाता है। तो सुनो बच्चों, पहला पॉइंट, ही हैज एंटर्ड फ्रॉम रिस्क फ्री एनवायरनमेंट इनटू रिस्की एनवायरनमेंट। वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट से रिस्की एनवायरनमेंट में आ गया है। अब ये जो हमारा इंडिया का शेयर मार्केट है या फिर ये हमारा कैपिटल मार्केट है, देयर आर सो मेनी कंपनीज, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना।
सबकी अलग अलग रिस्क है, सबके अलग अलग रिटर्न है। देर आर डिफरेंट सो मेनी कंपनीज। लेकिन ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये हमें पूरे शेयर मार्केट को के बारे में बताता है। और हमने यह मान लिया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि हमारे पूरे के पूरे शेयर मार्केट का एवरेज रिटर्न 15% है। क्या है बच्चों? पूरे शेयर मार्केट का एवरेज रिटर्न 15% है। इसलिए इसे हम बोल देंगे RM, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ये पूरे के पूरे मार्केट के एवरेज रिटर्न को शो करता है। और चूंकि ये रिस्की एनवायरनमेंट है, तो जो पूरा शेयर मार्केट है उसकी एवरेज रिस्क 1 है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। एवरेज रिस्क हमने क्या मान ली? 1, जिसे हम बीटा से शो करते हैं। मार्केट का बीटा 1 है बच्चों। अब होता क्या है कि आप पूरे मार्केट में तो इन्वेस्ट करोगे नहीं, आप तो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, एंड से दिस इज ए लिमिटेड। तो ये जरूरी नहीं है कि ए लिमिटेड की रिस्क भी उतनी ही हो जितनी की मार्केट की एवरेज रिस्क है, क्योंकि वो तो मार्केट की एवरेज है। तो ए लिमिटेड की रिस्क कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जिसे हम बीटा से शो करते हैं। तो मान लीजिए ए लिमिटेड का बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। देखिए, मार्केट का बीटा 1 था और ए लिमिटेड का बीटा 1.5 है। इसका मतलब इट इज रिस्कियर देन मार्केट। ए लिमिटेड की जो सिक्योरिटी है वो मार्केट के कंपैरिजन में भी ज्यादा रिस्की है, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स रिस्की है। तो आप जानते हैं मोर रिस्क मोर रिटर्न, तो इसका रिटर्न भी फिर प्रोपोर्शनेटली उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इन वैल्यूज को ए लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना चाहें, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF कितना है बच्चों? मिनिमम 10% रिटर्न जो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस बीटा बाद में लिखूंगा, पहले ब्रैकेट नहीं, बीटा बाद में लिखूंगा, पहले ब्रैकेट में लिखूंगा कि जब हम बैंक से निकल के मार्केट में आते हैं तो ऑन एन एवरेज हमें 15% रिटर्न मिलेगा, माइनस 10%। दिस ब्रैकेट शोज द एक्सेस वैल्यू ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क बियर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 10 की जगह 15 मिल रहा है। तो देखो इधर फिर से 10% तो मिनिमम रिटर्न है जो आपको बैंक में ही मिल रहा था। जब बैंक से निकल के आप बाजार में आते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 5% ज्यादा मिलेगा, 10 की जगह 15 मिलेगा। लेकिन हम जिस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो मार्केट की तुलना में 1.5 टाइम ज्यादा रिस्की है, 1.5 गुना रिस्की है। तो भैया रिस्क ज्यादा होगी तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी प्रोपोर्शनेटली उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो आंसर कितना आता है? 17.5%। तो ये बताने का मकसद ये है बच्चों कि इस फॉर्मूले से जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है तो उसके 3 एलिमेंट होते हैं, है ना बच्चों? इस फॉर्मूले से जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है तो उसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है पहला एलिमेंट? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा एलिमेंट RM माइनस RF, बोले तो रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, कि ऑन एन एवरेज आपको मार्केट में कितना एक्सेस रिटर्न मिलेगा। और फिर जब आप उसे बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम आ जाता है, और तब कहीं जाके वो सिक्योरिटी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी या एक्सपेक्टेड रिटर्न हम फाइंड आउट कर पाते हैं। सब लोग अंडरस्टैंड कर लें इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे, हियर व्हाट इज RM माइनस RF? कोई बोलेगा व्हाट इज RM माइनस RF? मार्केट रिस्क प्रीमियम, जनरल रिस्क। RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम, एवरेज रिस्क प्रीमियम, जनरल रिस्क प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। समझ गए? और जैसे ही मैं इसे बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे ही मैं RM माइनस RF को बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बच्चों फिर वो क्या बन जाएगा? रिस्क प्रीमियम ऑन पर्टिकुलर सिक्योरिटी।
ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। RM माइनस RF मार्केट का रिस्क प्रीमियम होए, और जब इसे बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम बन जाता है। करेक्ट है बच्चों? सो दिस इज CAPM, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ध्यान रखेंगे आप इन टर्म्स का। अच्छा, यहां से आपको एक बात और सीख लेनी है, वैसे हम वो पोर्टफोलियो में भी पढ़ेंगे, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑब्जर्व करना। इफ बीटा देन KE, यदि किसी सिक्योरिटी का बीटा 0 है, जो मैथमेटिकली प्रैक्टिकली होगा नहीं, क्योंकि 0 बीटा मतलब 0 रिस्क, और सिक्योरिटी में कोई ना कोई रिस्क तो होती है, पर अपन यहां मान लेते हैं कि यदि किसी सिक्योरिटी का बीटा 0 है तो बच्चों उसका KE जो है ना वो किसके बराबर होगा? RF के बराबर होगा, क्योंकि रिस्क नहीं है तो कोई रिस्क प्रीमियम नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे बीटा वैल्यू बढ़ेगा, बीटा वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा होगी, किससे? RF से। यदि बीटा बढ़ते बढ़ते 1 के बराबर हो जाए बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी? RM के। और यदि किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से भी ज्यादा हो, यदि किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से भी ज्यादा हो, तो फिर इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगा, किससे? वो RM से भी ज्यादा हो जाएगा। तो MCQs के हिसाब से ये फंडा भी आप याद रखें, 0 है तो RF के बराबर, 0 से ज्यादा होगा तो KE भी RF से ज्यादा होगा, इज इक्वल टू 1 है तो KE इज इक्वल टू RM, एंड इफ बीटा इज मोर देन 1 देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी मोर देन रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। आई होप क्लियर है ये आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं। अब हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों फटाफट फटाफट, फिर उसके बाद अगले मेथड की तरफ चलेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, सिर्फ ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी से वैल्यू पुट करा दो बच्चों। बोलिए KE इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 120 plus प्लस 0.08 0.0 इंटू 100। जल्दी बताओ 16.33 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वेट नहीं करूंगा किसी का भी। 16.33 करेक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां बताओ बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 6.60 डिवाइडेड बाय 80 बोलो बोलो सब बच्चे बोलो भाई, डिवाइडेड बाय क्या? 76 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 6.6 divided by 6.60 76 डिवाइडेड बाय 76 प्लस plus 0.10 इंटू 100 तो आप कर ही लोगे। आंसर 18.68 18.68%। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। आई विल बी फास्ट, है ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इन पे। चलो एग्जाम्पल 3, जल्दी देखो बताओ मुझे। देखिए इसमें EPS है, करंट डिविडेंड पेड मतलब हुआ D0। क्या हुआ? करंट डिविडेंड पेड मतलब D0। फिर ROI दिया है आपको, करंट मार्केट प्राइस दिया है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं बच्चों, अपन क्या निकाल लेते हैं? रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या? EPS minus EPS upon 200। चलो फटाफट से रिटेंशन रेशियो बता दो कितना आया?
ऐसे ही नजर आ रहा है 8 में से 4 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो आप, तो 50% रिटेंशन रेशियो हो गया। 50%। बच्चों आरओआई कितना दिया है आपको? 18%। क्या इससे आप मुझे ग्रोथ रेट बता सकते हैं? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू क्या होता है? into retention चलेगा? सो इट इज 9%। अब बता दो आप मुझे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 बोलो बच्चों। 4.36। शाबाश। डिवाइडेड बाय P0 बोलो। प्लस ग्रोथ रेट 0.09 इज इक्वल टू 0.9 सॉरी 19.9। चलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, कोई दिक्कत हो तो पूछें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो बच्चों फटाफट। के ई इज इक्वल टू 7 plus 1.8 12 minus 7। आंसर चेक करें सब लोग, सही है क्या? 16%। Yes sir। Yes एवरीवन? एग्जाम्पल नंबर 5। डिविडेंड पेड, ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। कोई बता सकता है मुझे कैसे करेंगे? मदद कीजिए मेरी। जल्दी जल्दी। हाँ जी, कौन बता रहा है? KECAPM से 60% निकाल के फिर MBS डिविडेंड यील्ड मॉडल से निकाल लेंगे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। मुझे करवाइए आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी CAPM से। बोलो क्या लिखूं? KE इज इक्वल टू 6%। 6%। 6 plus 1.25 1.25 into 8%। 80 आएगा। सिर्फ 80 आएगा क्योंकि रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दिया है। 16% वेरी गुड। बच्चों ध्यान रखो, यहां रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो लिखा है। क्या लिखा है? रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट पोर्टफोलियो लिखा है। बोले तो RM माइनस RF, तो सीधा मैंने वैल्यू रख दिया RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। अब इधर देखो, एक बार मैं सबको समझाता हूं। आप ये जानते हैं बच्चों कि KE इज इक्वल टू D1 अपॉन T0 प्लस G इंटू 100 तो अपन करते ही हैं, परसेंटेज में लाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है ऐसे। अब इस फॉर्मूले को रिशफल करके मुझे P0 अगर फाइंड आउट करना हो तो P0 इज इक्वल टू D1 upon KE minus G। वेरी गुड, D1 upon KE minus G। अब यहां आप वैल्यू रख देंगे। D1 कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? देखिए, डिविडेंड पेड आपको 5 रुपए दिया था, ग्रोथ रेट 5% है, तो कितना हुआ दोस्तों? 5.25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने फाइंड आउट कर लिया है 0.16 या 60% लिख सकते हैं, और ग्रोथ रेट जो है आप चाहे तो इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी लाइक 5.25 डिवाइडेड बाय 0.11। आंसर बच्चों
जल्दी आंसर दो। 47.72 47.72 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे, एवरीवन। ठीक है, चलें आगे, किसी को दिक्कत? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इसके आने के चांसेस हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पहले CAPM लगा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर लें, फिर अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा के मार्केट प्राइस निकाल लें। ये अप्रोच रखेंगे, फटाफट हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया बच्चों। नाउ विल टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब अपन KR के बारे में बात करेंगे, जो बहुत आसान है, ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज शोन बाय KR। देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कंपनी के इंटरनल प्रॉफिट्स होते हैं। दीज आर नॉट प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, देयरफॉर इनकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब स्पष्ट लागत, डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग ऑन दिस। इस पे कंपनी को कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं पे करना होता है, तो इसलिए इनकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। लेकिन इनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस आर पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो बाय नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, बाय रिटेनिंग द प्रॉफिट्स, कंपनी शेयर होल्डर्स को एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस दे रही है ना, क्योंकि उतना पैसा शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने उसे बांटने की जगह अपने पास क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। तो बच्चों इसके दो फॉर्मूले आपके एग्जाम में काम आएंगे। पहला तो ये है जो बड़ा आसान है, KR इज इक्वल टू KE, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट होती है वही रिजर्व्स की कॉस्ट होगी। क्यों ऐसा? देखिए, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द सेम रिटर्न ऑन रिजर्व्स एंड सरप्लस as they expect on equity share capital because reserves and surplus is part of shareholders fund। इसलिए दोनों की कॉस्ट सेम होती है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में आपको इशू कॉस्ट दे रखी हो तो वो आप KR की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग KR वी शुड नॉट कंसीडर इशू कॉस्ट इफ गिवन इन द क्वेश्चन। और ये दूसरा फॉर्मूला स्पेसिफिक सिचुएशन में काम आएगा। तो क्या फॉर्मूला है ये? KR इज इक्वल टू KE into 1 minus T into 1 minus B। KR is equal to KE into 1 minus T into 1 minus B। KR is cost of retained earning, KE is cost of equity। बच्चों यहाँ पे T का मतलब क्या है? पर्सनल टैक्स रेट। जब अपन KD निकालते हैं तो वो टैक्स रेट कंपनी की होती है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पर्सनल टैक्स रेट। और इसी तरह से B फॉर ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑन इन्वेस्टमेंट। जब एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है, पर्सनल टैक्स रेट 25% है, पर्सनल ब्रोकरेज 6% है। तो लेट अस कैलकुलेट KR। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरा रख दीजिए, 1 माइनस 0.25 इंटू 1 माइनस 0.06, ये सब डेसिमल में चलेंगे। तो ये हो गया आपका 20 इंटू 0.75 इंटू 0.94। आंसर बोलो बच्चों। 14.1 14.10 आंसर। अंडरस्टैंड कर लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, आगे चलते हैं। तो देखो ये अपने सारे इंडिविजुअल सोर्सेज हो गए। आई होप आपने भी पढ़ लिए होंगे ये KD, देन KP, देन KE, देन KR, इतना हमने पढ़ लिया। KD के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, KP के दो हमने पढ़े, KE में 1, 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा हैं। एक तो क्या पढ़ा अपन ने? D/P। दूसरा क्या था?
E अपॉन E P, upon P. फिर क्या था D1 D1 अपॉन upon P0 P0 plus G into और 100 क्या पढ़ा CAPM, CAPM. और एक मैंने आपको मॉड्यूल में पढ़ाया था वो बॉन्ड यील्ड वाला, बॉन्ड यील्ड वाला, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क तो ये प्रीमियम। 4-5 फॉर्मूले हमने पढ़े और फिर हमने KR के बारे में भी बात की, है ना। तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरह से अपन ने बात कर ली। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करना। अभी अपन आगे चलते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो हमने इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट निकाल ली है, अब इन सब का वेटेड एवरेज किस तरह से किया जाता है। हालांकि आपके एग्जाम में तो एमसीक्यू आएगा, फिर भी आप फॉर्मेट से चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा आसान रहेगा। सो इट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो नोन एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। पहला कॉलम सोर्स हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया है डिवेंचर प्रेफरेंस इक्विटी रिजर्व। दूसरा कॉलम अमाउंट, 99% केसेस में मान के चलिए आप तो हमेशा आपको गिवन होगा, ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आता है कॉस्ट, इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती। हो भी सकता है क्वेश्चन में दी हो, दी होगी तो लिख ही देंगे, और नहीं दी होगी तो हमें वर्किंग नोट के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी अपन मान लेते हैं 8%, 10%, 15%, 15%। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो वेट है। वेट का मतलब होता है बच्चों प्रपोर्शन। क्या होता है वेट का मतलब? प्रपोर्शन। ये मुझे इंडिविजुअल सोर्स का प्रपोर्शन बताता है इन माय टोटल कैपिटल। जैसे कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, उसमें से रिजर्व 1 लाख है, इक्विटी 4 लाख है, प्रेफरेंस 3 लाख है और डिवेंचर 2 लाख है। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs 0.2, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs, 4 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs, 1 lakh डिवाइडेड बाय 10 lakh। वेट्स हमेशा डेसिमल में रखिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फिर अगला कॉलम होता है कॉस्ट और वेट को मल्टीप्लाई करना। तो ये कॉस्ट और वेट दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, और जब इन सबको जोड़ेंगे आप तो एक्चुअली वही आंसर होगा। फिर भी मैंने नीचे फॉर्मूला दे दिया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ KX WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ WX। ठीक है ना, समेशन ऑफ KX WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ WX। तो देखो यहाँ पे कितना आया, ये 12.10 डिवाइडेड बाय वेट का टोटल तो हमेशा 1 आएगा। सो देख लीजिए आंसर क्या है, 12.10%। तो चूंकि ये बेसिक फॉर्मेट है, आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों। लेकिन इसे डील करने का एक ऑल्टरनेटिव वे भी है, वो भी आप ध्यान रखो, एग्जाम में काम आ सकता है, क्योंकि अपने को तो आंसर चाहिए यार। तो जैसे हमने डिवेंचर का अमाउंट लिख दिया, प्रेफरेंस का लिख दिया, इक्विटी का लिख दिया, रिजर्व का लिख दिया। इनकी कॉस्ट देख लिया हमने कितनी कितनी है, डिवेंचर की, प्रेफरेंस की, इक्विटी की, रिजर्व की, है बच्चों। ये इस तरह से हो गया। एक मिनट, हाँ अच्छा ठीक है। आप दोनों की सेम करूं क्या? सेम कोई जरूरत नहीं, आप तो बात को समझो सिर्फ क्या है, वो अमाउंट की वजह से फर्क पड़ गया, डजंट मैटर। तो इधर कैसे करते हैं, जैसे अमाउंट अपन ने देख लिया, उसके बाद कॉस्ट लिख ली और अप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 लाख का 8% तो ये हुआ 8,000, 2 लाख का 10% 20,000, 4 लाख रुपए का 15% 60,000 और 3 लाख रुपए का 15% 45,000। इस तरह से कर लीजिए आप। तो ये आपकी, चलो मैं एक काम करूं, आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इसको चेंज कर लेते हैं यार अमाउंट, ताकि आपको सेम लगेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों फॉर्मेट से आंसर एक ही नजर आए, इसलिए ये लीजिए मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी आ रहा है 13.30, आंसर इज 13.30। और ऐसे करते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, अमाउंट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 1,33,000 और मेरी टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख है, बस इसका परसेंटेज निकाल लीजिए
तो KO इज इक्वल टू 1,33,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 100, आंसर वही आएगा 13.30। अच्छे से समझ लें, किसी को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। बच्चों मैं आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि ये मेथड आपको आना चाहिए, ये ज्यादा फास्ट है। सुनो इसे एग्जाम में कैसे करेंगे अपन, क्योंकि अपन ये सब लिखेंगे थोड़ी, अपने को तो सीधा आंसर चाहिए। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 1 लाख इंटू 8% मेमोरी प्लस, 2 lakhs इंटू 10% मेमोरी प्लस, 4 lakhs इंटू 15% मेमोरी प्लस, 3 lakhs इंटू 15% मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 100, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये सब मैंने सिखा रखा है आपको, ये भी करना आपको आना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर पाए और आंसर निकाल पाए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये टॉपिक अपना यहां तक हो गया। इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट पढ़ ली है आपने, और उसके बाद WACC का फॉर्मेट देख लिया है हमने। आज इतना ही रखूंगा मैं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट के क्वेश्चंस निकाल लें। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मैंने बेसिक फॉर्मेट दिया है, तो उसके 1-2 क्वेश्चंस कर लें, ताकि फिर कल हम ना इसके डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जैसे WACC मार्केट वैल्यू से कैसे निकलता है, और 1-2 जो इसके टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।